फिर अभी इंटेंजिबल एसेट्स एक्वायर्ड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन, थर्ड कैटेगरी। अब ये इंडेस 103 प्लस इंडेस 38, ठीक है, दोनों मिला के अपने को इसका स्टडी करना पड़ेगा। तो मेन जो रूल है वो आता है इंडेस 103 का, बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो इंटेंजिबल एसेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अदर देन गुडविल का बात हो रहा है। गुडविल को छोड़ के बाकी का अगर इंटेंजिबल एसेट है और वो अगर अपन एक्वायर कर रहे हैं तो उसको बुक्स पे लिख सकते हैं। तो इंडेस 103 ये बोलता है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड बी लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है। अब बी के पास फॉर एग्जांपल कोई पैटेंट है, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ उसके पास पैटेंट अवेलेबल है। अब इस पे अलग अलग मल्टीपल केसेस पॉसिबल है। पहला केस कि सपोज बी वो पैटेंट को भी यूज कर रहा है टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। ए लिमिटेड बी को टेक ओवर करेगा, तो तुम लोग को पहला क्वेश्चन ए को पूछना पड़ेगा कि बी तो यूज कर रहा था पैटेंट को, तू भी उसको यूज करके कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव कर पाएगा क्या? उसके पास वो कैपेबिलिटी था, उसके पास वो मैन पावर से लेके मशीन सब कुछ था। तो बी वो पैटेंट को यूज कर रहा था, क्या ए भी पैटेंट को यूज करके इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव करने वाला है? अगर आंसर आएगा यस, तो वो केस पे पैटेंट तुम लोग ए के बुक में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन समझा तुम लोग को क्या बोल रहे हैं? अब जरूरी नहीं है ना कि अगर इसके पास पैटेंट है तो वो पैटेंट ये भी यूज करेगा। मे बी पॉसिबल कि इसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, सपोज 4 से 5 प्रोडक्ट्स है और उसमें से वन ऑफ द प्रोडक्ट पैटेंट वाला प्रोडक्ट है, और ए ने डिसाइड किया है कि वो 5 प्रोडक्ट इसके जो है उसमें से एक प्रोडक्ट को ड्रॉप करेगा। कौन सा वाला ड्रॉप करेगा? तो जो पैटेंट है वो वाला प्रोडक्ट को ही ड्रॉप करेगा, उसको उसको ज्यादा फ्यूचर दिख नहीं रहा है। तो वो केस में ए को पैटेंट का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ए पैटेंट को बुक्स पे नहीं लिख सकता। पॉइंट समझा? ठीक है। अब इसमें बी का सिचुएशन क्या है ना, वो टोटली इमटेरियल है। ठीक है, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ए को पैटर्न को बुक्स पे लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? तो सिंपल एक क्वेश्चन पूछने का कि तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव कर पा रहा है क्या? अगर आंसर यस है, प्रोबेबल भी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुझे कंफर्म ऑन पेपर बताना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि तू पैटर्न को यूज करके आगे उससे इनकम जनरेट करेगा। अगर तुझे थोड़ा बहुत भी ऐसा लग रहा है, अंदाजा आ रहा है कि नहीं हम लोग इसको यूज करके कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट को बेचेंगे और उसे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, प्रोबेबल है, कंफर्म नहीं है अभी तक, फिर भी तू पैटर्न को बुक्स पे लिख सकता है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब बी के लिए अलग अलग सिचुएशन क्या पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल ये जो पैटेंट है, केस 1 बी के बैलेंस शीट में है। सपोज 1 लाख पे है, ठीक है, और सपोज इसका फेयर वैल्यू 50,000 है। तो ए अपने बुक में कितना रिकॉर्ड करेगा? 1 लाख या 50? टेक ओवर के बाद सोच के बताओ। 50 फेयर वैल्यू। हम लोग ने पूरा अमाल्गमेशन का चैप्टर सीखा, अपन एनए लिखते हैं, एनए में लिखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट माइनस फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। इसमें फेयर वैल्यू 50,000 एनए में जाएगा, वही फेयर वैल्यू ए के बुक्स में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये अपने बुक में 50,000 पे उसको रिकॉर्ड करे। ठीक है, केस 2 बैलेंस शीट में पेटेंट है 1 लाख और इसका फेयर वैल्यू है 0, तो इसके बुक में कितना जाएगा? पेटेंट इन ए लिमिटेड 0, फेयर वैल्यू रहता है ना, तो फेयर वैल्यू 0 रहेगा, तो ये यहाँ पे 0 अमाउंट पे जाएगा, नहीं कि पेटेंट बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, केस 3
इसके बैलेंस शीट में पेटेंट है ही नहीं, ठीक है, और उसका फेयर वैल्यू 50,000 है। बैलेंस शीट में पेटेंट ही नहीं है। मे बी पॉसिबल कि बी लिमिटेड जो है उसको पेटेंट उससे अपने नाम पे रजिस्टर किया था, लेकिन उसे आज तक उसको कभी यूज ही नहीं किया। अब ए लिमिटेड बोलता है कि बी के पास रिसोर्सेज नहीं था कि वो पेटेंट को यूज करे, इनकम जनरेट करे, लेकिन हमारा पूरा प्लान है कि हम लोग ये पेटेंट को यूज करेंगे और इनकम जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ए लिमिटेड अब बुक में पेटेंट को लिख सकता है क्या? पॉइंट समझा दोनों को? बी के लिए बी के पास पेटेंट था लेकिन उस अपने बुक्स में नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि बी को उस पर से फ्यूचर बेनिफिट को दिख ही नहीं रहा था। हमने वो इनिशियल में कॉस्ट, कोई भी इंटेंजिबल एसेट को बुक्स पे लिखने के लिए रिकग्निशन क्राइटेरिया करके लिखा है। देखो, ओपन करो इनिशियल में, एकदम स्टार्टिंग के पार्ट में रिकग्निशन क्राइटेरिया करके तीसरा या चौथा चार्ट रहेगा। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है उसमें? प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मस्ट फ्लो टू द एंटिटी, और दूसरा कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल। ठीक है, तो ये दो कंडीशन जब भी फुलफिल होगा तभी इंटेंजिबल एसेट को बुक्स पे लिख सकते हैं। इतना समझा? तो सपोज ये दो में से कोई तो एक कंडीशन बी के लिए फुलफिल नहीं हो रहा, या तो उसको कॉस्ट पता नहीं था कि उसे कितना खर्चा किया पेटेंट एक्वायर करने के लिए, या तो दूसरा कि उसको कॉस्ट पता है लेकिन उसको फ्यूचर बेनिफिट कुछ पॉसिबल लग ही नहीं रहा है। यानी कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यानी कि टेक्नोलॉजी का डिजाइन अवेलेबल है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए पैसा नहीं है, या फिर वो टेक्नोलॉजी वो एक्वायर करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो केस पे वो पैटर्न को बुक्स पे नहीं लिखेगा। तो बी ने अपने बुक्स पे पैटर्न को नहीं लिखा था। अब बी लिमिटेड को टेक ओवर करा ए लिमिटेड। ए ने चेक किया कि इसके नाम पे एक पैटर्न रजिस्टर्ड है जिसका आज का फेयर वैल्यू 50,000 है। यानी कि अगर वो ए खुद यूज नहीं करेगा, दूसरे को बेचेगा, तो भी 50,000 तो मिल सकता है। यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ए को मिलने वाला है। ठीक है, तो वो अपने बुक्स पे लिख सकता है। और क्वेश्चन ये आता है कि लिख सकते तो कौन से वैल्यू पे? बैलेंस शीट में तो था ही नहीं फेयर वैल्यू पे। बैलेंस शीट में वैल्यू रहता तो भी अपन इग्नोर ही करते ना। यहाँ पे क्या किया? इग्नोर ही किया ना दोनों केस में। हमने टेक ओवर कौन से प्राइस पे किया? तो फेयर वैल्यू पे ही किया। तो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू 50,000 पे ही टेक ओवर करे। है ही नहीं, लेकिन वो एक असेट तो है जो टेक ओवर कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, देखो, एनए जब भी लिखते हैं ना तो भी अपन लिखते हैं फेयर वैल्यूज ऑफ असेट टेकन ओवर माइनस फेयर वैल्यूज ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर। अब इसमें अगर सपोज कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है कि जो बी के बैलेंस शीट में नहीं था, लेकिन वो लायबिलिटी अभी कंफर्म हो रहा है, तो अपने को एनए में तो लेना ही पड़ेगा। तो इवन दो वो बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन वो लायबिलिटी एग्जिस्ट तो करता है ना। बैलेंस शीट में नहीं लिखा उससे वो लायबिलिटी से छुटकारा नहीं है, वो लायबिलिटी है। तो वैसे सेम वे अगर कोई असेट बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन अगर वो ट्रांसफर कर रहा है तो अपन एनए में ले सकते हो उसको। तो बैलेंस शीट में रहे ना वो कंडीशन नहीं है, क्योंकि हेडिंग क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन ओवर। तो अगर कोई भी असेट टेक ओवर किया जो उसके बैलेंस शीट में है या नहीं है, दोनों केस में उसका फेयर वैल्यू अपने को लेना है। आ समझ में? तो पैटेंट इवन तो बैलेंस शीट में नहीं रहेगा ना, तो भी अगर उसका फेयर वैल्यू पता है तो अपन ले सकते हैं। हाँ, अगर ये पैटेंट बैलेंस शीट में है, ठीक है, फिर भी फेयर वैल्यू पता नहीं है तो अपन ले नहीं पाएंगे। समझा? फेयर वैल्यू पता रहना चाहिए, तब फेयर वैल्यू पता है बैलेंस शीट में है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे पेटेंट इन ए लिमिटेड वो आएगा 50,000। समझ में आया? ये आया पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इंडेक्स 103 ये बोलता है कि तुम लोग को ये असेट्स को गुडविल से सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है, इसको गुडविल के साथ मिक्सअप नहीं करना है। तो अगर तुम लोग गुडविल में इसको मिक्सअप कर रहे हो तो पैटर्न को अलग से लिखना अलाउड नहीं है। ठीक है, दोनों पे सेपरेटली लिखना है। एनए में ये असेट का सेपरेट नाम आना चाहिए, फेयर वैल्यू पे आना चाहिए। पता चला? ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन देखो ये क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर टू,
On 31st March 21, Earth Limited paid Earth Limited paid 50 lakh for 100% interest in Sun Limited. ठीक है, अर्थ ने सन को टेक ओवर किया. अर्थ ने सन को टेक ओवर किया. At the date, Sun Limited's net asset had a fair value of 30 lakhs. NA of Sun Limited, 30 lakhs. Sun Limited also held the following rights: trademark named Grant, valued at rupees 1,80,000 using discounted cash flow technique. उन्हें खुद ही वैल्यू बता दिया. ठीक है, तो ट्रेडमार्क 1,80,000 का है. Sold distribution right to an electronic product, future cash flow from which are estimated to be rupees 1,50,000 per annum for next 6 years. 10% is considered as appropriate discount rate. The 6-year 10% annuity factor is 4.36. ठीक है, तो सोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है, ये भी एक इंटेंजिबल एसेट है. सोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन राइट यानी कि अगर कोई कंपनी का सपोज अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया, तो नॉर्मली कंपनी इंश्योर करता है कि एक ही एरिया में 2 डिस्ट्रीब्यूटर ना आए, क्योंकि वो लोग अच्छा खासा पैसा अपने से लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के लिए. ठीक है, जैसे वो बीच को येवले का एक निकल पड़ा था कि सब जगह पे येवले चाय का फ्रेंचाइजीज ओपन हो रहा था. उसमें कुछ जगह पे ऐसे हुआ कि एक रोड पे येवले चाय है और उसी के बाजू के रोड पे वापस येवले चाय का फ्रेंचाइजी दे. तो दोनों में कंपटीशन होता है ना. जो आसपास के एरिया में वो लोग डिलीवरी वाला चाय प्रोवाइड करते हैं, जो बोलते हैं ना कि डाइनिंग टाइप कस्टमर्स रहेगा कि जो स्टोर में आके चाय पी के जाते हैं, उस पर कॉम्पिटिशन उतना नहीं है. लेकिन जो आसपास के दुकान वालों को लोग चाय डिलीवर करते हैं, उस पर तो कंपटीशन होगा ना कि अपन ये वाले से मंगाए या वो दूसरे वाले से मंगाए. एक ही एरिया में दो नहीं रहना चाहिए. तो जब ये फ्रेंचाइजीज वगैरह देंगे तो उस पर सोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन राइट मिलना ही चाहिए. ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप जब भी रहते हैं ना, तब ये कंपनी इंश्योर करता है कि एक पर्टिकुलर एरिया वो पूरा इसको असाइन कर. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये एंकर के स्विचेस वगैरह का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, तो सपोज डोंबिवली ईस्ट का एरिया लिया. ठीक है, तो पूरे डोंबिवली ईस्ट में अपन एक ही रहेगा. हाँ, वो वेस्ट में एक नया डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकता है. मे बी पॉसिबल कि अगर हमने बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, तो एक बड़ा पूरा डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी वो लोग अलॉट करते हैं. मेडिसिन वगैरह में ऐसा होता है कि बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा ना, तो फॉर एग्जाम्पल पूरा थाने डिस्ट्रिक्ट, तो थाने डिस्ट्रिक्ट में पूरा थाने से लेके यहाँ पे कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, ये सब कुछ आएगा. इवन जो वसई, विरार वगैरह जो एरिया है, वो भी थाने डिस्ट्रिक्ट में ही काउंट होता है. ठीक है, तो वो पूरे एरिया में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा. पूरे एरिया में वो मेडिसिन जाएगा तो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएगा, दूसरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं. तो उसको भी अपन इंटेंजिबल एसेट यहाँ पे काउंट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन राइट अपने को मिला है. 1,50,000 का कैश फ्लो जनरेट होगा 6 साल के लिए. 10% का डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है 4.36, 6 साल का. ठीक है, तो अपन इसको प्रेजेंट वाले पे लेके आएंगे. इसके पहले वाले केस पे हमने सीखा कि जो भी वो प्रेजेंट वाले पे रखना है, डिफर्ड पेमेंट वगैरह जो भी रहेगा वो सब कुछ प्रेजेंट वाले पे लाना है. तो यहाँ पे अगर ये बेनिफिट मिलने वाला है तो वो भी अपने को प्रेजेंट वाले पे ही चाहिए. ठीक है, तो सोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन राइट 1,50,000 इंटू 4.36. ओके, कैलकुलेट गुडविल एंड अदर इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग ऑन इक्वेशन. तो ये मिलेगा तुम लोग को टोटल एन. वहां पे क्या लिखा था? एन इज 30 लाख और इन एडिशन टू एन ए द फॉलोइंग असेट्स आर ऑल्सो है. तो एन ए में ये दो इंक्लूड नहीं है. ठीक है, तो वो बाकी का एन ए है और उसपे ये दो को हमने ऐड किया. ठीक है, अपने को मिलेगा टोटल एन ए 38
34। ठीक है, ये अपने को मिला टोटल है। पीसी कितना है? तो फर्स्ट हमें लिखा है कि अर्थ पेड 50 लाख। तो दोनों का डिफरेंस एन ए माइनस पीसी, गुडविल आएगा कितना? ठीक है, ये आएगा गुडविल। तो ट्रेडमार्क और सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट वो सेपरेट फ्रॉम गुडविल, अलग से एक्वायर किए। गुडविल उस पर मर्ज नहीं किया। आ समझ में? अब इस पे होता है ऐसा है कि फॉर एग्जांपल ये 30 लाख है। फॉर एग्जांपल वो लोग बोल रहे हैं कि ये इकोनॉमिक बेनिफिट कुछ दे नहीं पाएगा। इवन तो एक्वायर किया सामने वाला तो वो बोलता है ना कि उसके लिए वो वैल्यूएबल है, अपने लिए वैल्यूएबल नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल ए ने बी को टेक ओवर किया तो बी के लिए वो असेट वो यूज कर रहा है, लेकिन ए यूज नहीं कर रहा है, तो ए के लिए वैल्यू जीरो आएगा। ठीक है, तो अगर सपोज ये ट्रेडमार्क जीरो पकड़ा, ठीक है, ये भी सपोज जीरो पकड़ा, तो 30 लाख 50 लाख का पीसी, तो ऑटोमेटिकली 20 लाख गुडविल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो असेट का वैल्यू गुडविल में इंक्लूड हो गया ना, 1166 प्लस 180 प्लस 654, तो 20 लाख होगा। यानी कि यहाँ पे गुडविल में ही बाकी के इंटेंजिबल असेट भी इंक्लूड है। यानी कि बाकी के असेट का नाम अपन बैलेंस शीट में लिख नहीं सकते, सन के बैलेंस शीट, वो गुडविल में इंक्लूड हो गए। समझा? जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गुडविल ऑटोमेटिकली कम हो रहा है और उसी का वैल्यू सेपरेटली ट्रेडमार्क और सोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन राइट के नाम पे अपन अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये दोनों अलग से जाएगा। और अपना जो फॉर्मेट है शेड्यूल 3 का, उस पर गुडविल का हेडिंग अलग है और अदर इंटेंजिबल एसेट का हेडिंग अलग है, तो ये अदर इंटेंजिबल एसेट में जाएगा और ये गुडविल के हेडिंग में जाएगा। पता चला? ठीक है, तो ये वाला अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये जस्ट यही है, लेकिन जस्ट ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया। क्लियर है ना? ओके, तो बस इतना ही है इसमें कि तुम लोग जो इंटेंजिबल एसेट्स अगर वो एक्वायर किया, तो पहले तुम लोग के लिए, परचेजर के लिए, वो रिकग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल करता रहेगा तो ही उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, बाकी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू पे, और उसको गुडविल के साथ मर्ज नहीं करना है, वो सेपरेटली रिकॉर्ड होगा ऑटोमेटिकली। बैलेंस शीट का गुडविल वो चेंज हो जाएगा, 20 लाख से कम होके वो 11 लाख पे आ जाएगा। बाकी का टेंजिबल एसेट्स का है ना, ठीक है, और इंटेंजिबल उसमें ऐड करो ऑब्वियसली, क्योंकि ये एनए में ये दो इंक्लूड नहीं है ना, तो वो अलग से लिखना ही पड़ेगा। और अगर उसका वैल्यू अगर अपन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो वो एनए में इंक्लूड ही नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू गुडविल में एडजस्ट हो जाएगा। अभी अपना नेक्स्ट केस वो गवर्नमेंट ग्रांट्स वाला आई थिंक, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब ये गवर्नमेंट ग्रांट्स का केस क्या है, तो बहुत सारे जगह पे जैसे हम लोग को टोल कलेक्ट करने का राइट मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का राइट मिलता है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड करने का राइट मिलता है, तो ये सोल राइट मिलता है फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसे केस पे उसका वैल्यू अपन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जैसे टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, उसका ऑप्शन होता है, 5G वगैरह का ऑप्शन हुआ था, तो वो जो बैंड रहते हैं 5G के, वो अलग अलग कंपनीज ने ऑप्शन में खरीदा। आई थिंक सबसे ज्यादा भारतीय एयरटेल ने खरीदा, बाद में सेकंड पे आया जियो, और थर्ड पे सबसे कम खरीदने वाला कंपनी था ये वोडाफोन, VI। ठीक है, तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस खरीदा, ये भी अपने लिए एक इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि वो बैंड अपने लिए रिजर्व हो गए, वो बैंड अभी और कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे चीजों को अपन जो भी प्राइस पे परचेस कर रहे हैं, वो प्राइस पे अपन अपने बुक्स पे रिकॉर्ड करें। तो अगर सपोज भारतीय एयरटेल ने वो खरीदा फॉर एग्जाम्पल सपोज 50 CR में, 50 करोड़ में, तो 50 करोड़ वो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस का इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू बुक्स पर रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है,
अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल अपन कोई बैकवर्ड एरिया में या गांव के एरिया में सपोज अपन कोई फैसिलिटी वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह सेटअप करें, और वो लोग ने हम लोग को मोनोपोली का सोल सेलिंग का राइट गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन कंडीशन रखा कि तुम लोग को एम्प्लॉयमेंट वहां के लोकल लोगों को ही देने का, मटेरियल वहां के लोकल से ही परचेज करने का, तो हम लोग आपको ये लाइसेंस देंगे सब्जेक्ट टू कंडीशन। ठीक है, और ये जो लाइसेंस अपने को दिया ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे ये जिंदाल स्टील जो है, वो लोगों ने ये स्टील का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट इंडिया में सेटअप किया, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो वो जब ये प्लांट सेटअप किया ना, तो जो एरिया उन्होंने सिलेक्ट किया था, वो पूरा जो लैंड था वो टोटली बैरन लैंड बोलते हैं ना, वैसे टाइप का था, यानी कि पूरा सूखा जमीन, पानी ही नहीं वहाँ। तो वहाँ पे ना एग्रीकल्चर होता है ना कोई और एक्टिविटीज होता है। तो वैसा एरिया उन्होंने सिलेक्ट किया प्लांट को सेटअप करने के लिए, और स्टील प्लांट में पानी वगैरह लगता ही है। तो वो बहुत बड़े एरिया में वो लोग वो फैक्ट्री सेटअप करने वाले थे, और उसका सेटअप का जो टाइम था वो 10 से 12 साल का था। यानी कि फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन को ही 10 से 12 साल लगे, और उसके बाद में पहला प्रोडक्शन स्टार्ट हो। तो जब उन्होंने प्रोडक्शन वगैरह वापस स्टार्ट किया, तो वो मीन्स वो कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट किया, तो लोगों को पहले तो जो लैंड था वहाँ पे बहुत सारे हिल एरियाज वगैरह सब थे, उसको लेवलिंग वगैरह करना था, पानी का इरिगेशन से पानी लेके आना था, मैन पावर नहीं था वहाँ पे आसपास के एरिया में। तो मैन पावर लेके आए, वो लोग को ट्रेनिंग वगैरह सब दिया, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वगैरह, और वैसे करके उन्होंने पूरा प्लांट को सेटअप किया। अब ये स्टील जो है वो लाइसेंस इंडस्ट्री में काउंट होता है, तो उसके लिए लाइसेंस देना पड़ता है गवर्नमेंट से। ठीक है, तो वो अगर लाइसेंस सपोज गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, क्योंकि ये लोग एक पर्टिकुलर महाराष्ट्र का एरिया पूरा डेवलप करने वाले थे, वहाँ के बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला था। तो वो केस पे वो जो लाइसेंस मिला, वो लोग गवर्नमेंट ग्रांट में जीरो वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 रुपया चार्ज नहीं किया। गवर्नमेंट का तो अच्छा काम हो रहा था, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था एक कंपनी। ठीक है, जहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, ना वहाँ पे एग्रीकल्चर है, ना वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज है। तो वैसे एरिया के लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ये बहुत अच्छा था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई लाइसेंस फ्री में दे दिया। ठीक है, तो वो केस पे उसका वैल्यू बुक्स पे जीरो पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर जीरो पे रिकॉर्ड किया तो बैलेंस शीट में दिखेगा ही नहीं कि ऐसा कोई लाइसेंस कंपनी के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके लिए इंड एस ये बोलता है कि उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। नॉमिनल वैल्यू यानी कि 100 रुपया वगैरह। समझ में? ठीक है, तो पहला, अगर हमने वो गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू एक्वायर नहीं किया, लाइसेंस खुद ही हमने एक्वायर किया बाय पेइंग द कॉस्ट, तो जो प्राइस उन्होंने पे किया वो उसका गवर्नमेंट सॉरी वो उसका वैल्यू में काउंट होगा। ठीक है, दूसरा, अगर सपोज वो लाइसेंस 50 लाख का है और गवर्नमेंट ने वो लाइसेंस सपोज 30 लाख में दे दिया, यानी कि 20 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया, तो अपन वो 20 लाख सॉरी 30 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे। जो एक्चुअल प्राइस हमने पे किया लाइसेंस एक्वायर करने के लिए वो अपने को रिकॉर्ड करना है, उसका रियल वैल्यू 50 लाख को इग्नोर कर। तीसरा, अगर वो 50 लाख का लाइसेंस गवर्नमेंट ने फ्री में दे दिया, तो केस पे उसका नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, यानी कि 100 रुपया, 1000 रुपया वगैरह में कुछ रिकॉर्ड करना है। ठीक है, सिर्फ वो बैलेंस शीट में एक आइटम दिखना चाहिए कि ये हमारे पास एक गवर्नमेंट ग्रांट का सॉरी ये एक इनटेंजिबल एसेट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हेडिंग दे दो, intangible assets acquired under government grants. Intangible asset acquired under government grants. Examples of intangible assets. Examples of intangible assets. Number one, toll collection rights. Toll collection rights. Number two, uh, sole distribution of electricity. Sole distribution of electricity rights. Number three, telecommunication
telecommunication license, etc. As intangible assets will be recognized. Intangible assets will be recognized at actual acquisition cost paid. नीचे लिखो केस वन telecommunication rights acquired for 50 lakhs. नीचे लिखो नेक्स्ट लाइन में cost of telecommunication right equal to 50 lakhs. Cost of telecommunication right equal to 50 lakhs in balance sheet. Number 2, case 2. Telecommunication rights of 50 lakhs acquired and rupees 20 lakh government grant received. Rupees 20 lakh government grants received for the same. Therefore, cost of intangible asset equal to 30 lakhs. 30 lakhs ब्रैकेट में 50 minus 20. Case 3. Telecommunication license of 50 lakh. Telecommunication license of 50 lakh. Acquired free of cost. Acquired free of cost from government. उसमें नेक्स्ट टाइम में लिखो since cost of acquisition is zero, above right will be recorded at nominal value. Above right will be recorded at nominal value, that is rupees 100. That is rupees 100. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट पे जब एक्वायर करेगा तभी क्या करना है वो पॉइंट भी अपना हो गया.